ऑटो चेन्नई के अड्यार स्थित पुष्पा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा था कि तभी निमी पर नजर पड़ी। 3-4 बरस के एक लड़के का हाथ थामे वह दुकान से निकल रही थी। मैं अपनी उत्सुकता रोक न पाई। मातृत्व मानो बांध तोड़कर छलछलाने को बेताब हो गया था। मैंने ऑटो रुकवाया और उसे पैसे देकर उतर गई। धीरे धीरे उसके पास पहुंची और आवाज दी, निमी। वह एकाएक चौंक कर मुड़ी, फिर तेजी से मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से सिमटकर वह लड़का भी रोने लगा। मेरे शरीर के निस्तब्धता निमी के स्पर्श से झंझना उठे। रोम रोम में एक अजीब सा आनंद समाने लगा। इतने बरसों बाद जिसे पाया था उसे अपने से अलग करने का मन ही नहीं हो रहा था। काफी देर रोने के बाद जब उसने आवाज सुनी, दीदी मुझे डर लग रहा है, पिताजी के पास ले चलो, तभी वह संभली। आंसू पोंछकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर बोली, माँ हम यहाँ मलर अस्पताल में हैं। पिताजी 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 18 में है। देर हो रही है, मैं जाती हूँ। हो सके तो शाम को आ जाइएगा। यह मेरा भाई मनु है। फिर अपने भैया के कंधे पर हाथ रखकर वह मेरी नज़रों से ओझल हो गई। निमी का आकर्षण इतना था कि मैं यह भूल ही गई कि मुझे विनोद से सवेरा होटल में मिलना है। मैं सोचने लगी कि कहाँ मुझसे नफरत करने वाली उस दिन की गोरी चिट्टी खूबसूरत निमी, और कहाँ आज के दुख और वेदने का बोझ ढोए बचपन में ही प्रौढ़ता लिए यह निमी। मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से विनोद को सूचना भिजवाई कि मैं 15 मिनट में आ रही हूँ, और जल्दी से ऑटो लेकर चल पड़ी। अनायास मेरी आंखों में अभिषेक का चेहरा घूम गया। मेरे माँ बाप ने उसका लंबा कद, गोरा रंग, मस्ती भरी जवानी और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर मेरा विवाह उससे तय किया था। मैंने हिंदी साहित्य में एमफिल किया था और एक कॉलेज में पढ़ाती थी। अभिषेक बैंक में अफसर था। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसका तबादला दिल्ली हो गया, इसलिए हम लोग वहाँ चले गए। शादी होते ही मैंने नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि अभिषेक को यह अच्छा नहीं लगा था, परंतु मैं तबादले के झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी। दिल्ली जैसे महानगर में खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। एक दिन अभिषेक ने बात छेड़ी, अनुभा सारा दिन घर में बैठे तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? मेरा दोस्त कह रहा था कि कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक की जगह खाली है, कहो तो बात चलाऊं। मैंने कहा, वैसे मेरी नौकरी करने की अभी इच्छा नहीं है। घर पर भी तो बहुत सारे काम होते हैं। बुनाई कढ़ाई आदि सीख रही हूँ। ढंग से खाना बनाना भी तो अभी सीख रही हूँ। अभिषेक को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं है। इतनी शिक्षा हासिल करने के बाद तुम्हारा इस तरह घर में बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर महंगाई भी कितनी है, तुम हाथ बटाओगी तो हम घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकेंगे। अभिषेक की बात उस समय मुझे भी अच्छी लगी। उसी ने दौड़ धूप करके मुझे श्री राम कॉलेज में नौकरी लगाई। दिन गुजरते गए। 8-9 वर्षों बाद ही निमी का जन्म हुआ था। उसके जन्म के बाद से सब कुछ बदल गया। अभिषेक को बेटी से बहुत अधिक लगाव था। जब तक वह 5 साल की हुई तब तक मेरी सास हमारे साथ ही रही। अकेली विधवा सास का हमें बहुत अधिक सहारा था। मेरे और पति की तनख्वाह से गृहस्थी की गाड़ी मौज से चल रही थी। मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। कॉलेज में प्रिंसिपल की जगह खाली होने वाली थी। मेरी पीएचडी के खत्म होने में 6 महीने बाकी थे, इसलिए पूर्व प्रिंसिपल ने मेरी सिफारिश की थी। मैं जी जान से पीएचडी की समाप्ति में लगी थी। अचानक मेरी सास गुजर गई। अभिषेक को माँ की मृत्यु से ज्यादा बेटी का अकेलापन खटकने लगा। उसने माँ की 13वीं होते ही कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो। जब निमी बड़ी हो जाए तो फिर नौकरी कर लेना, मैं चौकी। फिर स्थिति को संभालते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसो आराम की जिंदगी के आदी हो चुके हैं। मेरी तनख्वाह नहीं होगी तो दिल्ली जैसे शहर में तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से गुजर बसर कैसे होगी? कम से कम पीएचडी छोड़ दो। देर से घर आओगी तो निमी बहुत दुखी हो जाएगी। वह दिन भर अकेली कैसे रह पाएगी? उसे तुम क्यों नहीं संभाल लेते? 4 महीने में मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी। फिर जल्दी ही मैं प्रिंसिपल का पद संभाल लूंगी। कॉलेज की तरफ से वहीं घर भी मिल जाएगा। फिर निमी की परवरिश में कोई बाधा नहीं आएगी। अभिषेक उस समय खामोश रह गया, परंतु उसके मन में ज्वालामुखी ने धधकना आरंभ कर दिया। मैंने निमी को कॉलेज के पास सेदू सदन में छोड़ना शुरू कर दिया। मैं रोज सवेरे उसे छोड़ आती और शाम को अभिषेक उसे ले आता। मुझे थीसिस का काम खत्म कर लौटने में रात को देर हो जाती। निमी उदास रहने लगी थी। उसकी खामोशी मुझे कभी कभी बहुत अखरती, परंतु मैं अपनी थीसिस अधूरी नहीं छोड़ सकती थी। हम दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव होता। वह अक्सर कहता, माँ बाप के रहते दिन भर बच्ची इस प्रकार अनाथों की तरह रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तपाक से उत्तर देती, तो मैं क्या करूं? यह तो होता नहीं कि कोई उचित सुझाव दो, बस सदा कोसते ही रहो।
बात जब बहुत बढ़ जाती तो वह कहता, तुम अपनी थीसिस को अपनी बेटी की परवरिश से ज़्यादा ज़रूरी समझती हो। कैसी माँ हो? मैं कहती, तुम मुझसे जलते हो। तुम्हारा अहम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं तुमसे ऊंचे पद पर पहुँचूँ। तभी तुम मुझे ताने देते रहते हो। यह मत भूलो कि मुझे नौकरी पर जाने को मजबूर तुम नहीं किया था। निमी सदा हम दोनों के आपसी झगड़ों में बीच बचाव करती। वह सदा एक ही बात कहती, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लेकर आप लोग क्यों लड़ते रहते हैं? वैसे निमी चिड़चिड़ी से रहती, बात बात पर जिद करती। ऊपर से अभिषेक उसे मेरे विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ कहकर भड़काता रहता। मुझे घर के माहौल में घुटन से होने लगती, परंतु थीसिस अधूरी छोड़ने के लिए मैं कतई तैयार न थी। मेरी बच्ची मेरे जिगर का टुकड़ा थी। उसके रोने की आवाज़ मुझे परेशान कर देती। एक दिन मैंने छुट्टी ले ली। घर में उसकी पसंद की खीर बनाई और आलू की टिकिया। ये दोनों चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह स्कूल से घर आई। मैंने बड़े प्यार से उसे मेज के पास ले गई। उसने मेज पर रखी चीज़ें एक एक करके खोली, फिर बंद कर दी। मैं खुशी खुशी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। जब वह कुछ न बोली तो मैंने ही कहा, चल निमी, आज मैं तुझे स्वयं हाथ से खिलाती हूँ। क्यों आज मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? उसके शब्द सूल की तरह मेरे हृदय को भेद गए। बेटी कैसी बात करती है? मैंने तेरी पसंद की चीज़ें बनाई है। देख, खीर, आलू की गरम गरम टिकिया। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, मुझसे नाराज़ है? अगर तुम मुझे हर रोज़ इस प्रकार का खाना खिलाओगी तो मैं आज खाने को तैयार हूँ। मैं चुप हो गई। क्या जवाब देती? आखिर उसी ने चुप्पी तोड़ी। बोलो, जवाब दो, क्या हर रोज़ घर पर रह सकती हो? तब तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और नौकरी छोड़ दूँ तो हम तुम्हें वह सुख और आराम नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें आज मिल रहा है। देखो, तुम्हारे पास टीवी है, एसी है, कितने खिलौने हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ती हो। क्या यह सब तुम्हें खोना अच्छा लगेगा? लेकिन पिताजी तो कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वे तो यूँ ही कहते हैं। तुम जब बड़ी हो जाओगी तभी ये बातें समझ पाओगी। क्या पता, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तुम्हारा हर रोज़ देर से आना, फिर रात को तुम्हारा और पिताजी का झगड़ा। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने बच्ची को आलिंगन में भींच लिया, फिर कहा, कहो तो तुम्हें हॉस्टल भेज दे। वहाँ तुम्हें खूब सारी सहेलियाँ मिलेंगी, खूब मज़ा आएगा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उस रात मैंने अभिषेक से इसका जिक्र किया। मुझे तो आश्चर्य होता था कि उस व्यक्ति से मैंने शादी कैसे की। वह कितना बदल गया था, कठोर, हृदयहीन और अहंकारी। उसने गुस्से से लगभग चीखते हुए कहा, कैसी माँ हो, बच्ची को अपने से अलग करना चाहती हो? मैं बोली, मैं उसे अलग कहाँ कर रही हूँ? आजकल तो सभी बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। 1 साल में मेरा काम हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल बन जाने पर कॉलेज के कैंपस में घर मिल जाएगा। निमी को फिर घर ले आएंगे। अभिषेक ने तपाक से उत्तर दिया, औरों की बात छोड़ो। सोसाइटी में झूठी शान बघारने के लिए लोग बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यह ख्याल दिल में फिर कभी मत लाना कि मैं कॉलेज कैंपस में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं दंग रह गई। थोड़ी देर बाद पूछा, आप वहाँ क्यों नहीं रहेंगे? हमारी बच्ची की देखभाल भी वहाँ ढंग से हो जाएगी। मैं भी उसे ज़्यादा समय दे पाऊंगी। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलूंगा? मैं मर्द हूँ, याद नहीं है मैंने तुम्हारे पिताजी से क्या कहा था? भला उसे मैं भूल सकती हूँ? तुमने पिताजी से कितने आक्रोश में कहा था कि मैं चाहे मिट जाऊँ, परंतु दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पल सकता। मेरे बाजू की ताकत पर भरोसा हो तो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे। अपनी खुददारी पर बहुत गर्व था ना तुम्हें? था नहीं, आज भी है। लेकिन तुम अलग तो नहीं है ना? स्त्री पुरुष का अस्तित्व अलग है और अलग ही रहेगा। तो तुमने मुझे नौकरी करने के लिए मजबूर क्यों किया? अभी मैं तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकता, बस यही कहता हूँ कि घर और बच्चे का ध्यान रखो। पीएचडी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जितनी तनख्वाह है उतना ही काफ़ी है। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, लेकिन मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बच्ची को हॉस्टल भेजने और तुम्हारी इस लेक्चरबाजी में कोई संबंध है। तभी तो कह रहा हूँ, मेरी बेटी हॉस्टल नहीं जाएगी। तुम पीएचडी छोड़कर उसकी परवरिश करो, नहीं तो मैं उसे अपनी बहन के पास जयपुर भेज दूंगा। फिर अपना तबादला भी वहीं करा लूँगा। निमी केवल तुम्हारी बेटी नहीं है, उस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। उसके संबंध में मुझे भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इस निर्णय की हकदार तुम तभी बन सकती हो जब उसका भला चाहो। माँ होकर अगर अपनी प्रतिष्ठा, यश और पदवी के लिए तुम उसे हॉस्टल भेजने पर उतारू हो जाओ तो ऐसे में तुम उस हक से वंचित हो जाती हो।
मेरे क्रोध का पारावार न रहा, मैं भी बहुत कुछ बोल गई। अभिषेक ने भी बहुत कुछ कहा, बात बढ़ती ही चली गई। इतने में निमी दौड़ती हुई आई और लगभग चीखती हुई बोली, बंद करो ये झगड़ा, नहीं रहना मुझे अब इस घर में। मैं आंटी के पास जयपुर जाऊंगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती पर गोली दाग दी हो। मैं एकदम से पलटकर अपने कमरे में चली गई। मन में विचार उठा, क्या अपनी पहचान बनाना गुनाह है? क्या मैंने कोई गलती की है? मुझे पीएचडी नहीं करनी चाहिए क्या? मन ने झकझोरा, नहीं, गलती मर्दों की है। पति का अहम मेरी पदोन्नति स्वीकार नहीं कर पाता, वो आखिर शाखा अधिकारी है, और अगर मैं प्रिंसिपल बन गई तो उसको समाज में वह इज्जत नहीं मिलेगी जो मुझे मिलेगी। वह मुझसे जलता है, मैं हार मानने से रही। निमी अभी बच्ची है, एक दिन वह माँ का प्यार जरूर महसूस करेगी। विचारों के सागर में गोते लगाते लगाते कब आँख लग गई पता ही न चला। सुबह उठी तो कुछ अजीब सी मायूसी ने घेर लिया। अभिषेक को नजदीक न पाकर जल्दी से उठकर ड्राइंग रूम में पहुंची। घर की निस्तब्धता भयानक लगने लगी। निमी, मैंने आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज गूंजती हुई कानों से टकराने लगी। दिल धड़कने लगा। सहसा मेज पर रखी हुई चिट्ठी ने ध्यान आकर्षित किया। धड़कते दिल से उठाकर उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं निमी को लेकर जयपुर जा रहा हूँ। उसकी मर्जी से यह सब हो रहा है। कभी हमारे लिए वक्त निकाल सको तो जयपुर पहुँच जाना, अभिषेक। इसके बाद बहुत कुछ हो गया। निमी ने मुझे समझने या समझाने का मौका ही नहीं दिया। इतने समय बाद उसे देखकर पुराने जख्म हरे हो गए। मैं सोचने लगी, अभिषेक अस्पताल में क्या कर रहा है? कैसी विचित्र परिस्थिति है, कैसा अजीब संगम। क्या कहूँगी अभिषेक से? क्या वह मुझे पहचानेगा? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं जब विनोद से मिली तो बड़ी परेशानी में थी। उसने देखते ही कहा, क्या हुआ? एक तो देर से आई हो, फिर इतनी घबराहट। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई बुरी खबर है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए अपने विचारों को झटकने का प्रयास किया। हम होटल के अंदर गए। मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। क्या विनोद को सब कुछ बता दूं? क्या वह समझ पाएगा? अभिषेक से मिलने कैसे जाऊं? विनोद से क्या कहूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर विनोद ने ही कहा, अनु, मैं कुछ समझ रहा हूँ। समस्या क्या है? साफ साफ कहो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने विनोद को सब कुछ बता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान हो? गोष्ठी खत्म होने के बाद उससे जाकर मिल लो, मैं भी साथ चलूंगा। उसने इतनी आसानी से कह दिया, पर मैं अपने को संभाल नहीं पा रही थी। भोजन के दौरान स्मृति पटल पर चलचित्र की तरह बीते दिन फिर से उभर आए। अपनी पीएचडी की समाप्ति पर प्रफुल्लित उत्साहित में जयपुर चल पड़ी। मन मुझे दोषी ठहराने लगा। मैंने इन 6 महीनों में उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली थी। उन लोगों ने भी मुझे कोई पत्र नहीं लिखा था। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी निमी को भी क्या मेरी याद नहीं आती होगी, पर मैंने ही कौन सा उसे याद किया। पीएचडी की तैयारी इतनी अजीब होती है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, परंतु इसमें गलती ही क्या है। अभिषेक भी जब कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए विदेश गया था तो उसने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली थी। मैं भी तो व्यस्त थी। अभिषेक मेरी मजबूरी जरूर समझ गया होगा। मैं जब घर जाऊंगी तो वे लोग बहुत खुश होंगे, सहर्ष मेरा स्वागत करेंगे। मन में आशा की किरण जागी, लेकिन तुरंत ही निराशा के बादलों ने उसे ढक दिया। क्या सचमुच वे मेरा स्वागत करेंगे? मुझे अगर घर में प्रवेश ही नहीं करने दिया तो? संशय के साथ ही मैंने जयपुर पहुंचकर ननद के घर में प्रवेश किया। ननद विधवा हो गई थी, अपना कोई नहीं था। निमी से उसे बहुत प्यार था, बहुत रईस भी थी, इसलिए बड़ी शान से रहती थी। घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। मैंने डरते डरते भीतर प्रवेश किया। अभिषेक बाहर बरामदे में खड़ा था। उसने मुझे देखते व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेम साहब को फुर्सत मिल गई। मैंने जबरदस्ती अपने क्रोध को रोका और मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। अंदर से ननद की कठोर व कर्कश आवाज ने मुझे टोका, जिस परिवार से तुमने 6 महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था, अब वहाँ क्या लेने आई हो? मैंने कब रिश्ता तोड़ा था? ननद बोली, जब बच्ची को मेरे सपुर्द कर दिया तो क्या संबंध तोड़ना नहीं हुआ? मैंने हैरान हो बस अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, दीदी, मैं आपसे अपना अधिकार जताने या लड़ने नहीं आई हूँ। निमी कानूनन आज भी मेरी ही बेटी है। मैं केवल उसे लेने आई हूँ। सफर की थकान और मई की लू के थपेड़ों ने मुझे पहले पस्त कर दिया था। ऊपर से अभिषेक के शब्दों ने मुझे और भी व्यथित कर दिया। उसने बेरुखी से कहा, निमी को ले जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वह तुमसे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती। मैंने आपा खोते हुए कहा, क्या रिश्ते कच्चे धागों के बने होते हैं जो इतनी जल्दी टूट जाते हैं? इतने में निमी बाहर आ गई।
मैंने सोचा था कि वह मुझसे गले मिलेगी, रोएगी। अगर वह मुझे कोसती, रोती रोती कुछ भी करती तो मैं खुश हो जाती, परंतु उसकी बेरुखी ने मुझे परेशान कर दिया। उसी ने कहा, माँ क्या लेने आई हो यहाँ? शुक्र है तुम मुझे अब भी माँ तो मानती हो। मैं तुम्हारे पास आई हो, मेरी पीएचडी पूरी हो गई है। जून से मुझे प्रिंसिपल का पद मिल जाएगा। कॉलेज के कैंपस में हमारा घर होगा, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हम सब साथ साथ रहेंगे। पिताजी हमारे साथ नहीं चलेंगे और मैं उनके बगैर रह नहीं सकती। क्या आप हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती? मैं कुछ भी न कह पाई। मेरा वजूद मुझे नौकरी छोड़ने से रोक रहा था। मैं तबादले की कोशिश करने को तैयार थी, प्रिंसिपल का पद छोड़ने को भी तैयार थी, परंतु नौकरी छोड़ के बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं था। अगर मर्द का अहम इतना तन जाए तो नारी ही क्यों झुके? हम दोनों ने अपने अपने अहम के चलते बच्चे के भविष्य की बात सोची ही नहीं। मैंने फिर भी नम्रता और स्नेह से कहा, बेटी मैं तबादले की कोशिश करूंगी, तब तक तुम मेरे साथ रहो। 1 साल के भीतर हम यहीं आ जाएंगे। निमी ने पलटकर पिता की ओर देखा। क्यों मंजूर है? अभिषेक बोला, सोच लो, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हें घर में अकेले दीवारों से बातें करते हुए रहना पड़ेगा। फिर तुम्हारी माँ के कथन में न जाने कितनी सच्चाई बाद में मुकर हो जाए तो। मुझे अभिषेक पर बहुत क्रोध आया कि न जाने भाई बहन ने निमी से मेरे विरुद्ध क्या कुछ कह दिया था। वह बेचारी अपने नन्हे से मस्तिष्क में विचारों का बवंडर लिए चुप रह गई। मेरी ननद ने कहा, अभी बच्चे को ले जाने की क्या जरूरत है? जब तबादला हो जाए तब देख लेंगे। अभी तो वह यहाँ बहुत खुश है। मुझे यह सलाह ठीक लगी। मैं अगली ट्रेन से दिल्ली लौट आई। मेरे मन में भी आगे के कार्यक्रमों के बारे में योजनाएं बनने लगी थी। मैंने लौटते ही अपने तबादले के बारे में सेक्रेटरी से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रिंसिपल की नौकरी के लिए सिफारिश आई है। क्या यह सब कुछ छोड़कर जयपुर जाना चाहोगी? मैंने कहा, परिवार की खुशी के लिए नारी को थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ता है, तभी तो वह नारी होने का दायित्व निभा पाती है। मुझे बहुत लोगों ने समझाया पर मैं टस से मस ना हुई। लेकिन तबादले की अर्जी देते ही तो तबादला नहीं हो जाता। सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों का आदान प्रदान हो सकता है। यूनिवर्सिटी में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान मेरी रश्मि से मुलाकात हुई। उसके पति का दिल्ली तबादला हो गया था और वह भी जहाँ आना चाहती थी। जयपुर कॉलेज से दिल्ली आने की उसकी उत्सुकता देख मैं भी अत्यंत प्रसन्न हुई। हम दोनों ने ही आदान प्रदान के सारे कागजात जमा करवा दिए। फिर मैं 4 दिनों की छुट्टी ले जयपुर गई। जयपुर से मेरे पति के पत्र नियमित रूप से नहीं आते थे। नाना तो कभी लिखती ही नहीं थी। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई यह सोच भी नहीं पाई कि शायद वे लोग मुझसे कन्नी काट रहे हैं। जयपुर पहुंचने पर पता चला कि ननद को कैंसर था। जब तक पता चला काफ़ी देर हो चुकी थी। उनकी देखभाल के लिए मालती नाम की 20-21 वर्षीय नर्स रख ली गई थी। मैंने पति से पूछा, मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी गैर हो गई थी? अभिषेक ने कहा, पता नहीं तुम छुट्टी लेकर आती या नहीं, और इस बीमारी में इलाज भी काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। मैंने उस समय भी यही सोचा कि शायद उसने मेरे बारे में ठीक ही निर्णय लिया होगा। मैंने अपने तबादले के बारे में उससे जिक्र किया तो वह बोला, इस समय तुम्हारा तबादला करना ठीक नहीं होगा। दीदी बहुत बीमार है। मालती उनकी देखभाल अच्छी तरह कर ही लेती है। वह इलाज के बारे में सब कुछ जानती भी है। निमी भी उससे काफ़ी हिलमिल गई है। मेरे आने से इसमें क्या रुकावट आ सकती है? डॉक्टरों का कहना है कि दीदी 1-2 महीने से ज़्यादा रहेंगी नहीं। फिर मैं भी जयपुर में रहना नहीं चाहता। मेरा अगला तबादला जहाँ होगा तुम वहीं आ जाना, यही ठीक रहेगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है या मेरी भलाई चाहता है। मैं निमी से जब भी कुछ बोलना चाहती, वह माँ मुझे परेशान मत करो कहकर भाग जाती। मालती दिल की अच्छी लगती थी, देखने में भी सुंदर थी। निमी से वह बहुत प्यार करती थी, परंतु मैंने पाया कि वह मेरे पति और बेटी के कुछ ज़्यादा ही करीब है। वातावरण कुछ बोझिल सा लगने लगा। ननद मुझसे ठीक तरह से बोलती ही नहीं थी। वह बोलने की स्थिति में थी भी नहीं क्योंकि काफ़ी कमज़ोर और बीमार थी। मैं वहाँ 2 दिनों से ज़्यादा रुक ना पाई। जाने से पहले मैंने रश्मि को अपनी मजबूरी बताते हुए फ़ोन कर दिया था। जब दिल्ली लौटी तो मन में दुविधा थी, क्या मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रुक जाना चाहिए था? पर किसके लिए रुकती? सब तो मुझे अजनबी समझते थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे कि अभिषेक का पत्र आया। दीदी की मृत्यु उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम दिल्ली लौटी। मैंने यहाँ से तबादले के लिए अर्जी भेजी है। आगे कुछ नहीं लिखा था। मैंने संवेदना प्रकट करते हुए जवाब भेज दिया। इसके बाद 1 महीना बीत गया।
अभिषेक ने मेरे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैंने चिंतातुर जब बैंक मुख्यालय को फ़ोन किया तो पता चला अभिषेक 15 दिन पहले ही तबादला लेकर मुंबई जा चुका है। उसने जाने की मुझे कोई खबर नहीं दी थी। मेरा मन अभिषेक की तरफ से उचट गया। मुझे मर्दों से नफरत से होने लगी। इस प्रकार मुझसे दूरी बनाए रखने का क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने अभी तक अपने घर की स्थिति के बारे में पिताजी को कुछ नहीं बताया था। सोचा उन्हें क्यों परेशानी में डालूं, माँ तो थी नहीं। पिताजी वैसे भी व्यापार के सिलसिले में हमेशा ही दौरे पर रहते थे। अभी मैं सोच ही रही थी कि पिताजी से मिल आऊं कि अभिषेक का पत्र आ गया। पत्र देखकर मेरा मन आनंदित हो गया। बड़ी उत्साह से मैंने पत्र खोला। अब तो मैं नौकरी छोड़कर भी अपने बच्चे और पति के पास लौटने के लिए बेताब हो रही थी। कितनी अजीब होती है यह नारी। अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते हुए परिवार से अलग हुई थी, अब उसी प्रकार परिवार से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ने को उद्यत हो गई। लेकिन पत्र पढ़ते ही मेरा चेहरा फक पड़ गया। ऐसा लगा मानो हजारों बर्छियां शरीर को छलनी कर रही हो। बड़े ही अनुनय विनय से कड़वी दवा पर मीठी टिकिया का लेप चढ़ाकर पत्र भेजा गया था। सारांश यही था कि वह मालती से विवाह करना चाहता है। मालती के गर्भ में उसका बच्चा है। वह मुझसे तलाक चाहता है। मेरी समझ में सारी बातें आ गई। मुझसे अलगाव रखना, चिट्ठी न लिखना और खींचे खींचे रहने के पीछे क्या कारण था। जब मैं समझ गई उस कायर की दुर्बलता पर मुझे हंसी आई। साफ साफ कह देता तो क्या मैं मुकर जाती। मुझे निमी के लिए डर लगने लगा था, परंतु उसने लिखा था निमी मालती से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह हमारे साथ ही रहेगी। मैंने अपने दिल को कठोर बनाकर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कानूनी कार्रवाई के बाद 4 वर्षों में तलाक भी हो गया। मैं पिता के पास चेन्नई लौट आई। मैंने व्यापार में पिताजी का हाथ बटाने का निश्चय कर लिया। दिल्ली की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। चेन्नई में हमारी कंपनी खूब अच्छी चल रही थी। मैंने पूरी निष्ठा से अपने को काम में समर्पित कर दिया, पर पिताजी वह सदमा झेल न पाए। तलाक होने के 2 महीने बाद हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। मेरी जिंदगी की गाड़ी मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। मैं कई मर्दों से व्यापार के दौरान मिलती, परंतु किसी से भी व्यापारिक चर्चा के अलावा कोई बात न करती। लोग मुझसे कहते भी कि तुम दोबारा विवाह क्यों नहीं कर लेती, परंतु मैंने पुनर्विवाह न करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से कार में लौट रही थी तो एक शराबी मेरी गाड़ी से टकराकर गिर पड़ा। मैंने गाड़ी रोकी और उसे अस्पताल ले गई, उसका इलाज करवाया। बाद में परिचय पूछने पर उसने अपना नाम विनोद बताया। उसने बताया कि उसकी पत्नी काजल कुछ दिनों पहले मर गई है। शादी हुए 2 साल हुए थे कि वह गुजर गई। उसके वियोग को सहन न कर पाने के कारण विनोद ने शराब पीना शुरू कर दिया था। विनोद का भी कपड़े का व्यापार था, पर उसने काजल के गुजर जाने के बाद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। दुखी ही दुखियारे का दुख समझ सकता है। मैंने विनोद को सहारा दिया, उसके अंदर प्रेरणा जगाई। धीरे धीरे विनोद मुझसे प्रेम करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं झिझकी। तब उसने कहा, मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं फिर से कहीं शराबी न बन जाऊं। मैंने सोचा दिशाहीन चलती अपने जीवन नैया को अगर खेवैया मिल रहा हो तो इनकार नहीं करना चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भी थी ही, पर मन ने सचेत किया आज इसे मेरी ज़रूरत है, कल ज़रूरत न पड़े तो अभिषेक की तरह दूध की मक्खी के समान फेंक दे तो। मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम दोनों का व्यापार एक जैसा होने के कारण हम अक्सर मिलते, परंतु विनोद ने दोबारा मुझसे इस बारे में चर्चा नहीं की। हम दोनों होटल में व्यापार के सिलसिले में ही एक गोष्ठी में भाग लेने गए थे। विनोद ने मुझे विचारों के घेरे से बाहर निकाला। अनुभा, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, सारे लोग खाकर जा चुके हैं। मैंने कहा, ओह मुझे माफ़ कर दो विनोद, पुरानी यादों में खो गई थी। मैं समझ गया था। मैंने उन लोगों से कह दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो हम यहाँ से सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभी वे लोग हमें अभिषेक से मिलने देंगे। कम से कम निमी से तो मिल लोगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, स्वयं ही चली जाऊंगी। तुम गोष्ठी में जाओ। उसने मेरी बात न मानी। अपने सहायक को सारी बातें समझाकर वह मेरे साथ चल पड़ा। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी घर भेज देने को कह दिया। जब हम अस्पताल पहुंचे तो निमी बाहर ही खड़ी मिली। वह रो पड़ी थी। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने हमसे जुदा होने के बाद की कहानी सुनाई। जब मालती ने अभिषेक से विवाह किया तो निमी बहुत खुश थी। मालती उससे बहुत प्यार करती थी। अभिषेक भी बहुत खुश था, परंतु निमी को मालती का धीरे धीरे अभिषेक के करीब आना अच्छा न लगा।
वह थी भी जिद्दी। अभिषेक का प्यार उसके लिए कम होने पर वह सह नहीं पाई। मालती को वह कभी अभिषेक के साथ कहीं न जाने देती और उसके करीब भी न जाने देती। इस बात को लेकर हर रोज झगड़ा होता, तकरार होती, परंतु अंत में जीत निमी की ही होती। जब मालती का बेटा हुआ तो निमी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मालती मनु को सदा निमी से दूर दूर ही रखती। एक दिन मनु पालने में सो रहा था। मालती रसोई में खाना बना रही थी। अचानक वह जाग गया और रोने लगा। निमी अपने कमरे से भागकर आई और मनु को गोद में उठाना चाहा। वह नीचे गिरने को हुआ तो मालती ने उसे उठा लिया। मालती ने सोचा कि वह मनु को पालने से नीचे गिराना चाह रही थी। निमी ने कितना समझाने की कोशिश की, परंतु न तो वह समझी, न ही उसने अभिषेक को समझाने का मौका दिया। अभिषेक के ऐसे कान भरे कि रात में उसने निमी को मारा भी। इस घटना के बाद उस परिवार में एक दरार उत्पन्न हो गई जो बढ़ती ही गई। ऐसे वातावरण में दुखी, तिरस्कृत, उपेक्षित प्यार के लिए तरसती बिलखती निमी बड़ी होती गई। मुझे सोचकर हैरानी होती है कि अभिषेक ने अपने खून को इस तरह लाचार, विवश और दुखी क्यों बनाया। इस घटना के बाद जब से अभिषेक का तबादला चेन्नई हुआ, तब से निमी हर रोज यही सोचती कि उसकी माँ उसे दोबारा मिल जाए। मैंने अश्रुपूरित नेत्रों से बेटी को देखा। 9 साल की उम्र में उसने क्या कुछ नहीं देखा और सहा था। अभिषेक और मालती हर जगह मनु को ले जाते और निमी को घर पर छोड़ जाते। इस बार भी डिज्नीलैंड से लौटते समय कार दुर्घटना में यह हादसा हो गया था। मालती की मौत हो गई थी और अभिषेक भी बुरी तरह जख्मी हो जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। मनु को तनिक भी चोट नहीं आई थी। निमी जब यह सब कुछ बता रही थी, उसी दौरान अभिषेक भी गुजर गया। उसे कुछ कहने सुनने का मौका भी न मिला। मैं दोनों बच्चों को घर ले आई। विनोद ने अभिषेक के अंतिम संस्कार में मेरी काफ़ी मदद की। पूछताछ के दौरान पता चला कि मालती का कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं किस रिश्ते से बच्चे को जहाँ रखती, स्कूल में उसका क्या नाम देती, सोच में डूबी हुई थी कि निमी अंदर आई। उसने पूछा, माँ क्या तुम मनु की भी माँ बनोगी? मैंने कहा, मैं मनु की माँ ही तो हूँ। मैंने आपको कितना गलत समझा था माँ। निमी आत्मग्लानि से भरकर बोली, मेरी भी तो कुछ गलती थी। मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर पिताजी और मालती आंटी ने मौका ही नहीं दिया। बेटी जो गुजर गए उनके बारे में अब शब्द नहीं कहते। मनु रोता हुआ वहाँ आया। 3 बरस का गोल मटोल मनु बहुत प्यारा लगता था। तोती जबान में जब उसने पुकारा दीदी, तो निमी ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, मनु ये हमारी माँ है। मैंने उसे गोद में लेकर पुचकारा। वह बहुत देर तक मम्मी मम्मी कहकर रोता रहा। मैं सोचने लगी, जिस पति ने मुझे मेरी बेटी से इसलिए अलग किया था क्योंकि उसके अनुसार मुझ में ममता नहीं थी, स्नेह नहीं था, और अब समय का खेल देखिए, उसके बच्चे मेरी गोद में आ गए। इतने में विनोद भीतर आया और बोला, आज इन बच्चों के परवरिश के लिए पिता का स्थान मुझे दे सकोगी? मैंने कहा, हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा? सरकार के परिवार नियोजन का बोर्ड नहीं देखा? 2 बच्चे बस, 2 से अधिक नहीं। तुम इनकार भी कर दो तब भी ये बच्चे हमारे ही रहेंगे। इन बच्चों को हमने साथ साथ ही पाया है, इसलिए मैंने इनका संरक्षक बनकर जीवन गुजारने का निश्चय कर लिया है। इससे आगे मुझ में इनकार करने की शक्ति नहीं थी। परंतु मैंने निमी को बुलाकर पूछा, विनोद अंकल को पापा कह सकोगी? अगर मनु के लिए आप माँ हो तो अंकल हम दोनों के पापा हुए ना। हम उसे अनजाने पल में एक दूसरे से पूरी तरह बंध चुके थे। मैंने कृतज्ञता भरी दृष्टि से विनोद की ओर देखा। मेरी नज़रों में छिपी सहमति विनोद की नज़रों से छिप न सकी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।